देख रहे हैं न्यूज़ 18 इंडिया और मैं हूं आपके साथ अर्पिता आर्या। कोरोना का खतरा अभी टला नहीं है, इसलिए बार बार हम आपसे ये अपील कर रहे हैं कि मास्क जरूर पहनिए। हमने एक मुहिम भी शुरू की है, #मास्क पहनो इंडिया, और इसके माध्यम से हम आपसे अपील कर रहे हैं कि दूसरी लहर में केसेस थोड़े कम हुए हैं, लेकिन खतरा तीसरी लहर का हमारे सामने है और उस खतरे से अगर बचना है तो मास्क ही सबसे बड़ा हथियार है, इसलिए मास्क जरूर पहनिए। और अब बात भारी बारिश से मचे कोहराम की कर लेते हैं। बाढ़ और बारिश से इस समय देश के कई हिस्से बेहाल हैं। हम आपको जरा 5 तस्वीरें दिखा दें जो ये बयां करने के लिए काफी हैं कि आसमान से बरसी आफत लोगों पर किस तरह भारी पड़ी। पहली तस्वीर हिमाचल के किन्नौर की है, जहां जमीन खिसकने से पहाड़ का एक बड़ा हिस्सा टूटकर गिर गया, जिसके बाद हुई पत्थरों के नीचे गिरने से 9 लोगों की मौत हुई। दूसरी तस्वीर गुजरात के राजकोट की, जहां भारी बारिश के बाद बाढ़ जैसे हालात बन गए। रास्ता पार करने की कोशिश में एक कार पानी में बह गई। तीसरी तस्वीर महाराष्ट्र के कोल्हापुर की, जहां सड़कों पर सैलाब नजर आया। पानी भरने की वजह से वहां कई इलाकों का संपर्क कट गया और राहत और बचाव के काम में एनडीआरएफ की टीमों को लगाना पड़ा। चौथी तस्वीर महाराष्ट्र के सांगली की, जहां पानी भरने के बाद पूरा का पूरा जो शहर है वो एक टापू की तरह नजर आने लगा। पांचवी तस्वीर जो आप देख रहे हैं वो गुजरात के जामनगर की, जहां भारी बारिश के बाद बाढ़ जैसे हालात नजर आए। इस बीच वहां खुदाई करने वाली एक मशीन पानी में समा गई। सबसे पहले जरा महाराष्ट्र की कुछ तस्वीरें आपको दिखाते हैं। महाराष्ट्र में भारी बारिश की वजह से अब तक 250 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है, 105 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं, 100 से ज्यादा लोगों के लापता होने की खबर है। महाराष्ट्र के 11 जिले ऐसे हैं जो बारिश और बाढ़ से बुरी तरह प्रभावित हैं। बाढ़ से बेहाल कोल्हापुर में राहत और बचाव का काम तेज कर दिया गया है। एनडीआरएफ की टीमों ने वहां बाढ़ में फंसे लोगों को निकालने के लिए नावों का सहारा लिया। इस दौरान वहां हर तरफ पानी ही पानी नजर आया। जहां तक नजर गई वहां तक सिर्फ पानी का कब्जा दिखाई दिया। बताया गया सैकड़ों लोगों को इसी तरह से सुरक्षित निकाला गया है। तो कुछ तस्वीरें हम आपके सामने रख रहे हैं। इलाके में चारों तरफ दिख रहा है तो वो सिर्फ पानी है। ऐसे में कई गांव टापू में तब्दील हो गए हैं, कई गांव के टापू में तब्दील होने का खतरा मंडराता हुआ नजर आ रहा है। 250 से ज्यादा की मौत अभी तक हो चुकी है। जिन सड़कों पर गाड़ियां रफ्तार से चलती थी, अब सिर्फ आप देखिए नाव एकमात्र सहारा है। इसी की मदद से एनडीआरएफ की टीमें अंदर पहुंच रही हैं। जो लोग फंसे हैं उनको निकालने की कोशिशें भी टीम के द्वारा हो रही है। बारिश और बाढ़ से बेहाल कोल्हापुर में 125 से ज्यादा गांव ऐसे हैं जो पूरी तरह से पानी में डूबे हैं। खेत, खलियान, दुकान, मकान सब के सब पानी में समा गए। इन इलाकों में एनडीआरएफ का रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। यह भी बताया गया कि भारी बारिश के बाद वहां कृष्णा और कोयना नदी का जो जलस्तर है वो बढ़ गया, जिसके बाद बांध के दरवाजे खोलने पड़े और निचले इलाकों में पानी भरने से हालात बेकाबू हो गए हैं। तो जरा ये स्थितियां आप देखिए, ये तस्वीर देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं, कुछ भी नजर नहीं आ रहा है। कोई मकान, कोई दुकान, न शख्स, यहां पर कुछ नजर नहीं आ रहा है। कोल्हापुर की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ऐसे ही एनडीआरएफ की टीमें नाव में बैठकर मदद के लिए इलाके में पहुंच रही हैं कि शायद वहां कोई फंसा हो तो उसे जल्द से जल्द राहत उन तक पहुंचे और उन्हें निकालकर सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया जाए। इस वक्त जो है कितने लोग तकरीबन अंदर फंसे हुए हैं, कितनी परेशानियां बढ़ी हुई हैं और एनडीआरएफ का ऑपरेशन में सबसे बड़ी दिक्कत क्या है? अभी जैसा कि आप देख रहे हैं सर, पानी का लेवल बढ़ा हुआ है और लगभग निकल चुके हैं। 125 से 130 लोग होंगे और वही लोग हैं जो सेफ हाइट पे हैं, वो हैं। इनके अलावा एनडीआरएफ अभी एक जस्ट कोविड पेशेंट को लेके जा रही है और यहाँ गन्ने के खेत हैं। गन्ने के खेत में जो ड्रिप इरिगेशन का होता है वाटर सप्लाई के लिए, वो हमारे प्रोपेलर में फंस जा रहा है बार बार, जिससे कि रेस्क्यू ऑपरेशन में थोड़ा सा परेशानियाँ आ रही हैं। सर, जो बरसात है वो रुकी हुई है 2 दिनों से, लेकिन कहीं ना कहीं स्तर, जल का स्तर जो है वो कम नहीं हो रहा। वजह क्या है? ये देखिए, यहाँ पर देखें, ये जो ड्रिफ्ट हैं ये कहीं ना कहीं प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। जब मशीन जो चालू होती है, जो मोटर जो होती है वो चालू होती है और अचानक ही मोटर के बीच में ही ये ड्रिफ्ट, ये वायर्स फंसते हैं और अचानक ही एनडीआरएफ की ऑपरेशंस में दिक्कतें शुरू हो जाती हैं। सर, ये ड्रिफ्ट किस चीज़ के हैं और अचानक प्रॉब्लम कहाँ से शुरू हो जाती है? सर, ये गन्ने के खेत में सिंचाई के लिए जो है वो लगाई जाती है, सिंचाई के लिए लगाया जाता है। क्योंकि ये प्लास्टिक का होता है
तो जब इसमें पानी आया तो ये ऊपर आ चुकी है, जमीन लेवल से ऊपर आ गई है और ये हल्की है, इसकी वजह से तैर रही है और लंबे लंबे पाइप के रूप में होते हैं ये, जो कि हमारा जो OBM है आउटबोर्ड मोटर उसमें उस पर प्रोपेलर है उसमें फंस जाता है, इसलिए थोड़ा सा दिक्कत है। भाई जरा आपको महाराष्ट्र के कोल्हापुर की एक और तस्वीर दिखाएं। एनडीआरएफ की टीमों ने बाढ़ में फंसे एक कोरोना मरीज को सुरक्षित निकाला है, एम्बुलेंस तक पहुंचाया। ये बताया गया कि एनडीआरएफ को कोरोना मरीज की हालत बिगड़ने की फोन पर खबर मिली, उन्होंने तुरंत मदद की गुहार लगाई, जिसके बाद एक टीम को वहां भेजा गया, जिन्होंने ऑक्सीजन सिलेंडर के साथ मरीज को वहां से निकालकर एम्बुलेंस तक पहुंचाया। वहां से मरीज को अस्पताल ले जाया गया है। जो है कोविड पॉजिटिव पेशेंट था, हाँ, इसकी हालत क्या हुई थी, क्या मेडिकल इमरजेंसी आई थी? अभी सर इनका जो ऑक्सीजन लेवल है लगभग 68% के आसपास आ चुका है। और अभी ये हम लोग इमरजेंसी कॉल SDM की तरफ से आया था कि यहाँ पर एक कोविड पेशेंट को इमरजेंसी में निकालना है। एनडीआरएफ की टीम आई और इसको इवैक्यूएट करके ले जा रही है, अभी एम्बुलेंस में सेट करके उनको फर्दर जिला अस्पताल में भेजेंगे। फिलहाल अभी जो है सिचुएशन, उसके साथ जो लोग हैं वो एनडीआरएफ की टीम के अलावा और कौन है? तो एनडीआरएफ टीम के अलावा उनके जो रिलेटिव हैं वही लोग जा रहे हैं उसमें। फिलहाल रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है और कोविड पॉजिटिव पेशेंट को लेकर जाया गया। आशीष सिंह, न्यूज़ 18 इंडिया। बाढ़ से बेहाल महाराष्ट्र के कोल्हापुर से एक और हैरान कर देने वाली तस्वीर आई। वहां पिछले 3 दिनों से एक होटल की छत पर फंसे कुत्ते को एनडीआरएफ की टीम ने सुरक्षित निकाला। एनडीआरएफ की टीम उस इलाके में राहत और बचाव के काम के लिए पहुंची तो इसी बीच होटल की छत पर मौजूद कुत्ता उन्हें देखकर इधर उधर भागने लगा, जिसके बाद उसे सुरक्षित निकाल लिया गया। तो क्या इंसान और क्या जानवर, इस वक्त सबके सामने मुसीबत और चुनौती एक जैसी है। चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ पानी है, लोग ऐसे ही अपनी जान बचा रहे हैं। ऐसे में कुत्ता भी देखिए छत पर जो आप देख रहे हैं यहाँ चढ़ गया अपनी जान बचाने के लिए। जैसे टीम वहां पर पहुंची तो वो बोल तो नहीं सकता था, लेकिन इशारे से इधर उधर भागने लगा कि मदद उन तक पहुंचाई जाए। उसके बाद उस कुत्ते को वहां से निकाला गया, सुरक्षित जगह पर पहुंचाया गया। तकरीबन 3 दिन से ये कुत्ता जो है होटल की छत पर जो है फंसा हुआ था। पानी का बहाव इतना तेज था कि अपनी जान बचाने के लिए ये ऊपर जा के चढ़ गया था और ऐसे में उसे निकालने के लिए एनडीआरएफ ने ऑपरेशन किया। जानवर हो, इंसान हो, हर किसी के लिए इस वक्त एनडीआरएफ जो है वो देवदूत के तौर पे काम कर रही है। सर, ये तकरीबन कितने दिन से फंसा हुआ था और आप लोगों की नजर कैसे पड़ी इस पे? लगभग ये 2 दिन से फंसा हुआ है सर। कल हमने यही ऑपरेशन किया तो कल हमें दिखाई नहीं दिया, तो जैसे ही आज सुबह हम मॉर्निंग में आए तो जैसे ही दिखाई दिया तो हमारे जवानों ने देखा कि इसको निकालना है, तो बड़ी अच्छी तक उससे निकाल के और डॉग को ऑपरेशन करके निकाल के लिया। सर, भूखा भी था और जब ऊपर की तरफ आप लोग चढ़े तो कहीं ना कहीं वो डर भी गया था। हाँ, वो डर रहा था, बट जो डॉग है वो भी सोच रहा था कि मेरी भी जान बचनी चाहिए और मेरे को निकालना है, तो वो काटने के लिए भी सोच रहा था, बट उसको काटा नहीं हमारे जवान को, पर फिर भी उसको निकाल के आराम से निकाल के लिए। कोल्हापुर में फ्लड की सिचुएशन है और ऐसे में देवदूत बनकर एनडीआरएफ के लोग जो हैं वो लगे हुए हैं। सबसे अहम बात यह है कि न केवल व्यक्ति, इंसान जो फंसे हुए लोग हैं उन्हें बाहर निकाला जा रहा है, बल्कि जानवरों को भी सुरक्षित बाहर निकाले जाने की कोशिशें जो है वो जारी हैं। आशीष सिंह, न्यूज़ 18 इंडिया। वहीं देखिए कोल्हापुर में सड़कों पर सैलाब का सितम हर तरफ नजर आया। जहां तक नजर गई वहां सिर्फ और सिर्फ पानी ही पानी दिखा। हालात ये हो गए कि सड़कों पर पानी कब्जा होने से कई इलाकों का संपर्क कट गया, जिसकी वजह से लोगों को मुसीबतें झेलनी पड़ रही हैं। एनडीआरएफ की टीमें हालात संभालने की कोशिश में जुटी हुई है। राहत और बचाव का काम तेज कर दिया गया है। पानी में फंसे लोगों को नावों के जरिए निकालकर सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया गया। कोल्हापुर में दाखिल होने के लिए आपको शिरोली तालुका से होकर गुजरना पड़ता है और शिरोली तालुका का हाल आप साफ तौर पे देख सकते हैं कि किस तरह से बना हुआ है। जो जल जमाव की स्थिति है उसने जो पुणे बेंगलोर हाईवे है उसे पूरी तरह से ठप कर दिया हुआ है। सबसे अहम बात यह कि शिरोली तालुका को ही पार करने के बाद आप कोल्हापुर में दाखिल हो सकते हैं और अभी भी यहाँ पर रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। एनडीआरएफ की टीम आपको साफ तौर पे दिखाई पड़ेगी जो कि ऑपरेशंस में जुटी हुई है। लोगों को निकाला जा रहा है, सुरक्षित जो है पहुंचाया जा रहा है और सबसे अहम बात यह है कि अभी भी ऑपरेशन जारी है, यानी कि तकरीबन 4 दिन से भी ज़्यादा का वक्त बीत जाने के बाद भी अभी भी रेस्क्यू जारी है। लोगों को निकाले जाने की कोशिशें जारी हैं क्योंकि जल जमाव का स्तर जो है वो काफ़ी ज़्यादा है। हालात ऐसे हैं कि
जहाँ तक नज़र जाती है वहाँ तक केवल तबाही का ही मंजर दिखाई पड़ेगा। अगर बरसात न हुई तो ऐसे में हालात जो है सामान्य होने में फिर भी 3 से 4 दिन का वक्त लगेगा। जिस तरह से कोल्हापुर में बाढ़ की स्थिति है उसके चलते जो लोग शहर से बाहर रह गए हैं वो कनेक्टिविटी के हिसाब से शहर में दाखिल नहीं हो सकते और जो अंदर मौजूद हैं वो बाहर नहीं आ सकते, और यही सबसे बड़ी परेशानी की वजह भी बना हुआ है। आशीष सिंह, न्यूज़ 18 इंडिया। वहीं महाराष्ट्र में रायगढ़ के महाड में कुदरत की तबाही की सबसे खौफनाक तस्वीर देखने को मिली। वहां जमीन खिसकने से मलबे में 63 लोग दबे, जिनका शव निकाला जा चुका है। 52 शव सिर्फ तलई गांव से निकाले गए। 32 लोग अभी भी लापता हैं। एनडीआरएफ की टीमें लापता लोगों की तलाश में इस वक्त जुटी हैं। कुदरत की मार से तलई गांव के 25 से 30 मकान जो हैं वो पूरी तरह से जमींदोज हो गए थे। तो जरा तस्वीरें आप देखिए। लगातार बारिश हो रही थी जिसकी वजह से कई मकान जमींदोज हो गए जिसमें लोग फंसे रहे। हालांकि राहत और बचाव का काम किया गया, मलबे को हटाने का काम हुआ, लेकिन बावजूद इसके बहुत सी जानों को बचाया नहीं जा सका। कुछ तस्वीरें हम आपके सामने रख रहे हैं जिसको देखकर आप जरा अंदाजा लगाइए कि इस वक्त अलग अलग जगहों के क्या हालात होंगे, किस तरीके से लोग अभी वहां रहने को, जीने को मजबूर हैं। चारों तरफ पानी है, लोग के घरों से आप देखिए सामान जो है वो भीग चुका है, गाड़ियां पलटी हुई नजर आ रही हैं। तो ये तस्वीरें महाराष्ट्र के महाड की हम आपको दिखा रहे हैं, जो ये दिखाने के लिए काफी है कि हालात कैसे हैं और किन हालात में लोग गुजर बसर कर रहे हैं। महाराष्ट्र के लगभग 11 डिस्ट्रिक्ट में जिस तरह से जलजलाव आया है तो बहुत ही गहरा संकट है। लाखों लोग बेघर हुए, जान माल का नुकसान हुआ है, फैमिली की फैमिली उद्ध्वस्त हो गई है। बहुत से लोगों की तो जान चली गई है, उसके न आगे रहा न कोई पीछे रहा। फिर एक बार उनका जिंदगी को संवारना है तो महाराष्ट्र सरकार तो पूरी कोशिश करेगी। महाराष्ट्र के सांगली में भी भारी बारिश के बाद बाढ़ जैसे हालात नजर आ रहे हैं। पूरा का पूरा शहर जो है वो टापू बना नजर आया। सड़कें, मकान सब के सब पानी में डूबे नजर आए। कई फीट तक पानी भरने से वहां लोगों की मुश्किलें बढ़ गई, जिसके बाद पानी के बीच फंसे लोगों को निकालने के लिए राहत और बचाव का काम जो है वो तेज कर दिया गया है। एनडीआरएफ की कई टीमें इस दौरान रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी नजर आई। ये 2 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। पूरा का पूरा शहर टापू में नजर आ रहा है। दुकानें आपको बंद नजर आ रही होंगी क्योंकि लोग अपनी जान को बचाने के लिए सुरक्षित ठिकानों की तरफ या तो चले गए हैं या ये सिलसिला अभी भी जारी है। रेस्क्यू ऑपरेशन वहां पर किया जा रहा है कि कहीं कोई और ऐसा ना हो जो फंसा हो। अगर कोई फंसा है तो ऐसे ही नाव में बैठाकर उन्हें सुरक्षित जगहों तक पहुंचाया जा रहा है। महाराष्ट्र में बाढ़ का प्रकोप जारी है। मैं अभी हूँ सांगली इस्लामपुर बाईपास सांगली शहर में और मैं आपको यहाँ की तस्वीरें दिखाना चाहती हूँ। अगर मैं मेरे वीडियो जर्नलिस्ट मनीष दुबे से बताऊं कि वो आपको दिखाएं कि पानी अभी तक शहर में कितना भरा पड़ा है। हम आपको बता दें कि हम अभी तकरीबन 1.5 से 2 किलोमीटर दूर है नदी के, और फिर भी आप देख पा रहे हैं कि नदी का पानी अभी तक पूरे रास्ते तक और रहने वाले रहवासी इलाकों तक पहुंच चुका है। पिछले 3 दिनों से यहां से पानी भरा पड़ा है। हालांकि प्रशासन का ये कहना है कि अभी पानी का स्तर धीरे धीरे कम हो रहा है, लेकिन पिछले 3 से 4 दिनों तक पानी का स्तर लगातार बढ़ा हुआ ही हमने देखा। अब जहां पे अगर हम देख पाए तो पूरे जो इलेक्ट्रिसिटी के पोल्स हैं वो आधे पानी में डूबे हुए हैं। बिल्डिंग्स जो हैं, जो ग्राउंड फ्लोर है उनका, वो भी अभी तक पानी में है। काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। वही देखिए, सांगली में बाढ़ प्रभावित इलाकों से एक हैरान करने वाली तस्वीर आई है। वहां कृष्णा नदी के पानी के बहाव से एक मगरमच्छ जो है वो रिहायशी इलाकों में आ गया। जब वहां लोगों की भीड़ बढ़ी तो मगरमच्छ वापस पानी में चला गया। तो सांगली की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर पानी जो है उसका स्तर जो है वो बढ़ा, उसी के साथ साथ ये मगरमच्छ भी रिहायशी इलाके में आ गया।
आसपास के जो लोग थे वो दहशत से भर गए कि अब मगरमच्छ, वहां रिहायशी इलाके जहां पर लोग रह रहे हैं वैसे ही पानी का कहर, और ऐसे में मगरमच्छ जैसे खतरनाक जानवर का पहुंचना लोगों को और चिंता में डालता है। लेकिन जैसे ही जब भीड़ वहां बढ़ी तो ये मगरमच्छ वापस पानी में चला गया। वहीं हिमाचल प्रदेश के किन्नौर में पहाड़ से गिरे पत्थरों की चपेट में आने से 9 लोगों की मौत की खबर है। 3 लोग गंभीर रूप से घायल हुए। न्यूज़ 18 के चमन पलानिया की खबर है कि जो लोग हादसे का शिकार हुए वो सभी पर्यटक थे, वहां घूमने गए थे। इसी बीच जमीन खिसकने से पहाड़ का एक बड़ा हिस्सा टूट गया। उसमें गिरे पत्थरों ने नीचे तबाही मचा दी। इस हादसे की जो तस्वीरें सामने आई वो रोंगटे खड़े कर देने वाली थी। पहाड़ से गिरे पत्थरों ने वहां ऐसी तबाही मचाई कि हर तरफ चीख पुकार मच गई। पत्थर जहां गिरे वहां सब तहस नहस हो गया। नीचे मौजूद इमारतों और गाड़ियों को भारी नुकसान हुआ। वहीं 2 किनारों को जोड़ने वाला एक बड़ा पुल भी पत्थर गिरने से पूरी तरह से टूट गया। हादसे के बाद वहां तबाही का मंजर नजर आया। पीएम मोदी ने भी इस हादसे पर दुख जताया। तो 2 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर देखिए किस तरीके से ये पहाड़ जो है वो गिरता है। 9 लोगों की मौत की खबर अभी तक सामने आई है। तो ये हम अलग अलग जगहों की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। भारी बारिश के बाद हालात कई जगह पर अलग अलग नजर आ रहे हैं। जहां एक तरफ पत्थर गिर रहे हैं वहीं लोग जो है वो पानी के बीच रहने को मजबूर। और इसी बीच छत्तीसगढ़ से एक बड़ी खबर आ रही है। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस एक विधायक ने अपनी ही सरकार के मंत्री पर बड़ा आरोप लगाया है। कांग्रेस विधायक बृहस्पति सिंह ने राज्य के स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव से जान का खतरा अपने को बताया। उन्होंने 2 दिन पहले अपनी गाड़ी पर हुए हमले के पीछे टीएस सिंहदेव का हाथ होने की आशंका जताई और कांग्रेस आला कमान से शिकायत कर सिंहदेव को मंत्री पद से हटाने की मांग भी की। विधायक के आरोपों पर स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने भी सफाई दी और कहा कि उन पर आरोप गलत है। तो कुल मिलाकर सियासी बवाल अब मचता हुआ नजर आ रहा है। टीएस सिंहदेव ने आरोपों पर सफाई भी दी है और ये कहा कि उन पर गलत आरोप लगाए जा रहे हैं। उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं किया, लेकिन एमएलए ने यहां पर मंत्री पर यह आरोप लगाए कि उनकी गाड़ी में बाकायदा जो यह हमला हुआ किसी और ने नहीं, उन मंत्री साहब ने करवाए। कांग्रेस के विधायक बृहस्पति सिंह ने क्या आरोप लगाए, जरा सुनिए। पहले तो नक्सली घटनाएं, कई घटना हमारे साथ हुआ, आप सब लोगों ने सुना होगा, लेकिन इस तरह की राजनीतिक घटना कांग्रेस के अंदर में भाजपा वालों ने भी हमला कई बार किया था। जब हम विपक्ष में थे उस समय कई बार हमारे साथ जानलेवा हमला भी हुआ, घटनाएं हुई, तोड़फोड़ भी हुई, माननीय नेता भी हमारे साथ किए ऐसा घटनाएं। लेकिन ये कांग्रेस के लोग, कांग्रेस के ऊपर हमला इस तरह का पहला है। वहीं अपने ऊपर लगे आरोपों पर छत्तीसगढ़ के मंत्री टीएस सिंहदेव ने क्या कहा, जरा आपको वो भी सुनवा दें। हो सकता है भावना में कभी कोई बात हो, उसमें बात नहीं आती। कभी तो मिले हम लोग, साथ में मिले, साथ में बात करना, साथ में भोजन भी लेना, तो कहीं कोई बात मन में आ भी जाए अगर तात्कालिक, तो बातचीत करके सारी चीज़ मिला के क्षेत्र में और कुछ हद तक छत्तीसगढ़ में मैं समझता हूँ कि शायद मैं खुद जितना अपने आप को नहीं जानता, मेरे से उससे ज़्यादा लोग जानते हैं मेरे बारे में, तो उसके आगे बहुत कुछ कहने को नहीं है। मेरी छवि सार्वजनिक है, कोई छुपी हुई नहीं है। मेरे बाप दादाओं ने क्या किया होगा, सरगुजा के बाहर पता नहीं लोग कितना जानते हैं नहीं जानते हैं। सरगुजा में तो लोग जानते होंगे, उन्होंने कितनों को प्रताड़ित किया, कितनों का साथ दिया, कितनों को मदद करने की कोशिश की, कितनी अपनी जिम्मेदारियां निभाई। तो मुझे नहीं लगता है कि और कुछ कहने की जरूरत है। और छत्तीसगढ़ विधानसभा में भी ये मामला उठा और इस पर जमकर हंगामा हुआ। विपक्ष ने एक कमेटी बनाकर इस मामले की जांच कराने की मांग की। हंगामे के बीच बीजेपी विधायक बृजमोहन अग्रवाल ने कहा कि राज्य में पहली बार किसी विधायक ने अपने ही पार्टी के मंत्री पर जान से मारने की कोशिश का आरोप लगाया। तो अब बीजेपी भी जो है उसको लेकर बाकायदा कह रही है कि कमेटी बनाई जाए, इसकी जांच होनी चाहिए, क्योंकि एक विधायक खुद ये बात कह रहा है कि मंत्री ने ही उन पर हमला कराया है। गाड़ी की तस्वीरें भी उस विधायक ने दिखाई और कहा कि जो हमला हुआ वो
मंत्री ने ही कराया है। आदित्य राज हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं रायपुर से। आदित्य, ये बड़ा आरोप है जो विधायक मंत्री साहब पर लगा रहे हैं, और ये पहली बार ही देखने को मिल रहा है जब अपनी ही पार्टी के मंत्री पर वो कह रहे हैं कि हम पे हमला जो हुआ है मंत्री साहब ने कराया है। जी देखिए, देश का ऐसा पहला मामला होगा कि जब कोई विधायक अपने ही पार्टी के एक मंत्री पर खुलकर इस तरीके के आरोप लगा रहा है कि मुख्यमंत्री बनने के लिए उनके साजिश मुख्यमंत्री ने। हेलो जी बोलिए। जी तो ये पहला मामला है अर्पिता की इस तरीके का मामला सामने आया। इस पूरे घटनाक्रम को अर्पिता अगर देखा जाए तो पूरा घटनाक्रम बहुत ही सियासी नजर आ रहा है। दरअसल छत्तीसगढ़ में सीएम पद को लेकर 2.5 साल की बात जो है वो चल रही थी कि 2.5 साल मुख्यमंत्री भूपेश बघेल सीएम रहेंगे और 2.5 साल टीएस सिंहदेव जो है वो सीएम रहेंगे। इस तरीके की चर्चा राजनीतिक गलियारे में लगातार चल रही थी और इसको लेकर नेताओं के बीच बयानबाजी, भाजपा कांग्रेस के नेताओं के बयान लगातार आ रहे थे। उसी बीच 15 जुलाई को बृहस्पति सिंह जो विधायक है उन्होंने 15 जुलाई को एक बयान दिया था कि छत्तीसगढ़ के जो सीएम है भूपेश बघेल, उन्हें आला कमान ने चुना है, उन्हें राहुल गांधी ने चुना है, वो बहुत अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं और 20-25 साल तक उन्हें सीएम पद से हटाया नहीं जा सकता। बृहस्पति सिंह का आरोप है कि जब उन्होंने ये बयान दिया और उसके बाद ही टीएस सिंहदेव का जो खेमा था, टीएस सिंहदेव का खेमा उनसे नाराज हुआ और इसी नाराजगी के चलते हुए उन पर ये हमला किया गया। बृहस्पति सिंह का भी आरोप है, लेकिन टीएस सिंहदेव जो है उन्होंने अभी तक इस मामले को लेकर कोई भी कड़ी प्रतिक्रिया नहीं दी है। उनका कहना है कि बृहस्पति सिंह जो है उनके मन में कुछ भावनाएं होगी, कुछ गलत फहमियां होगी मुझे लेकर, जिसके चलते हुआ उन्होंने इस तरीके का बयान दिया है। और कांग्रेस के जो बड़े नेता है पीएल पुनिया जो है कि वो पिछले 2 दिनों से छत्तीसगढ़ में मौजूद है, लेकिन पीएल पुनिया ने भी अभी तक इस मामले पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। जी अर्पिता, रहिए आप जरा साथ। इस मामले में देखिए, छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम और बीजेपी नेता रमन सिंह ने राज्य कांग्रेस में बिखराव का आरोप लगाया है। छत्तीसगढ़ के कांग्रेस के विधायक ने कांग्रेस के स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव पर उनकी हत्या के षड्यंत्र का आरोप लगाया है। भाजपा के वरिष्ठ नेता और पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह पर हमारे साथ मौजूद है। डॉक्टर साहब, इतना बड़ा आरोप सरकार के ही विधायक ने सरकार के मंत्री पर लगाया। जो आज राजनीतिक हालात कांग्रेस की दिख रहे हैं, कांग्रेस वैचारिक रूप से विभाजित दिख रही है पूरी तरीके से, एक दूसरे के ऊपर विश्वास खत्म होता जा रहा है और एक विधायक आरोप लगा रहा है मंत्री के ऊपर। निश्चित रूप से ये गंभीर विषय है और मंत्री जी ने भी इस विषय को लेकर अपनी बात कही। तो मुझे लगता है कि 15 साल और 20 साल के छत्तीसगढ़ के इतिहास में कभी ऐसी स्थिति नहीं आई जो कांग्रेस के विधायक और मंत्री के बीच। क्या लगता है छत्तीसगढ़ में भी? छत्तीसगढ़ में नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने भी इस मामले में गहराई से जांच की मांग उठा दी। आरोप लगाया गया है कि मुख्यमंत्री बनने के लिए हत्या कराना चाहते हैं और इसलिए माननीय अध्यक्ष जी से हम लोग आग्रह किए हैं कि ऐसे कोई जांच अधिकारी क्या करेगा जिसमें विधायक मंत्री के ऊपर आरोप लगाए। इसलिए विधानसभा के कमेटी बनाई जाए और विधानसभा की कमेटी बना करके इसकी पूरी घटना की जांच होनी चाहिए।